मेरे हिसाब से मार्केट में एक कश्मकश चल रही है। शॉर्ट टर्म में हमारे वैल्यूएशन अपनी हिस्टोरिकल एवरेज एज वेल एज पीयर ग्रुप से ऊपर है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल मार्केट को बहुत नीचे गिरने नहीं दे रही है। और उसी कश्मकश में बजट मंडरा रहा है। उम्मीद है कि वित्त मंत्री यह याद रखेगी कि एक एसटीटी ऑलरेडी लेवी है, उसमें 35 से 40 हजार करोड़ सालाना आवक होती है कर की, और उसके उपरांत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रदान किया जाता है। मेरे हिसाब से रेट से छेड़खानी करने की जगह पे अगर हम टेन्योर कॉमन कर दे कि इक्विटी में 1 साल, रियल एस्टेट में 2 साल, फिक्स्ड इनकम में 3 साल, उसकी जगह हर टेन्योर एक ही कर दे हर एसेट क्लास में, वो अच्छा रहेगा। और दूसरे जो लूप होल से अनुज भाई, जैसे लिस्टेड डिबेंचर के जरिए ब्याज की इनकम को कैपिटल गेन में कन्वर्ट किया जाता है। जो 30-40% पे टैक्स होना चाहिए वो 10% पे टैक्स होता है। आज लिस्टेड डिबेंचर मार्केट तकरीबन 1 लाख करोड़ के ऊपर है और ये कहना मुनासिब होगा कि 25 से 30% टैक्स की लूप होल है। तो आप 2.5 से 3 हजार करोड़ ऐसे ही रेज कर सकते हैं अगर डिबेंचर की ब्याज की इनकम इंटरेस्ट इनकम में काउंट हो और कैपिटल गेन में तब्दील नहीं हो। ठीक है, तो ये तो आप का एक क्लियर कट व्यू है यहाँ पर, और एसटीटी को लेकर क्लियरली एक पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो नीलेश भाई, बजट में मार्केट क्या फोकस कर रहा है, मार्केट और क्या चाहता है बजट से? और कंसिडरिंग जैसा मैंने कहा कि ये करंट फाइनेंस मिनिस्टर का आखिरी फुल बजट है, अगले साल भी बजट लाएंगे वो ऑब्वियसली, लेकिन वो इंटरिम बजट होगा, तो क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए मार्केट को? मार्केट की उम्मीद है कि वित्त मंत्री सूर्य कुमार यादव की तरह बैटिंग करेंगी, उमरान मलिक की तरह बॉलिंग करेगी और रविंद्र जाडेजा की तरह फील्डिंग करेगी। एक ही खिलाड़ी में से इतनी आशाएं, इतनी उम्मीदें रखना बहुत ज्यादा है, लेकिन वित्त मंत्री ने पिछले कुछ सालों से इसी प्रकार से भूमिका निभाई है, तो उम्मीदें बढ़ी हुई है। मतलब बेन स्टोक्स की तरह खेलना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। हमें फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाना होगा। इसी वजह से आज हमारी मार्केट दुनिया की मार्केट से प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है। टैक्स रेट जैसे अनुज भाई आपने बताया ऑलरेडी काफी ज्यादा है, तो जो टैक्स के लूप होल्स है उसे प्लग करिए, अलग अलग तरीके से टैक्स रेज करिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो हमने भार दिया है, जो काम हमने 1947 से 2014 तक किया, मोटा मोटा उतना ही काम, उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 से 2024 तक बना रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे जोर जारी रखिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू रेज करिए, और ये दोनों के मिश्रण से फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाते रहिए। नीलेश भाई, मैं पिछले हफ्ते प्रशांत जैन जी का इंटरव्यू करके आया था। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी। अब थोड़ी मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ बजट के बजाय, कि लास्ट ईयर एफआईएस ने काफ़ी बेचा लेकिन डीआईएस ने ज़बरदस्त खरीदारी की। इस साल भी एफआईएस शायद बेचते रहे, लेकिन इस साल शायद डोमेस्टिक इतना पैसा इक्विटी में ना लगाए, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है और दूसरा लास्ट ईयर फिक्स इनकम में बिल्कुल पैसा नहीं था, इस साल फिक्स इनकम में काफ़ी पैसा है। और अगर आप जनवरी के आंकड़े देखेंगे तो ऐसा लग भी रहा है कि एफआईएस जितना बेच रहे हैं उतना शायद डोमेस्टिक से बाइंग नहीं आ रही है। ये एक रिस्क है क्या मार्केट के लिए इस साल? अनुज भाई, डोमेस्टिक निवेशक अभी काफी मैच्योर हो चुका है। बढ़ती हुई मार्केट में जनरली मैंने देखा है पिछले 2 साल से एसआईपी माइनस रिडम्पशन आता है, और गिरती हुई मार्केट में एसआईपी प्लस सब्सक्रिप्शन आता है। अगर मार्केट यहां से 10-15% नीचे गिरता है तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काफी पैसा लेके आएंगे। अगर यहां से मार्केट 10-15% ऊपर जाता है तो शायद डोमेस्टिक निवेशकों का जो फ्लो है वो थोड़ा टिमिड रहेगा। बट मेरे हिसाब से एफपीआई भी समझदार हो चुके हैं, वह भी गिरती हुई मार्केट में कम बेचेंगे, शायद खरीदारी करेंगे। तो ये साल मेरे हिसाब से एक कश्मकश का है। शॉर्ट टर्म वैल्यूएशन पे बिकवाली होगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पे खरीदारी होगी।
और इसीलिए ये साल बाई ऑन डिप्स मार्केट रहेगा, जिसका फायदा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स दोनों उठाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी कारणवश मार्केट में करेक्शन आता है तो फ्लो बढ़ेगा, और अगर मार्केट यही लेवल पे ट्रेड करता रहा तो शायद फ्लो उतना नहीं आएगा। जी हाँ, जी हाँ। और इनफैक्ट आपको याद होगा कि नीलेश जी से जब हमारी लास्ट बातचीत हुई थी तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन इस बार थोड़ी मॉडरेट रखिए। आपको डिप्स को बाय करना पड़ेगा, तभी अच्छे स्विंग जनरेट मिलेंगे, रिवॉर्ड तभी मिलेगा। और क्योंकि डेट में पैसा आ रहा है, ब्याज दरें काफ़ी ऊपर हैं, तो अपने रिवॉर्ड पोटेंशियल्स को थोड़ा सा कम रखिए इस बार। अच्छा नीलेश जी, एक और चीज़ है, अनुज ने जो प्रश्न पूछा अभी DIs और FIs की बाइंग को लेकर, उनकी ट्रेंड को लेकर, हमारे इनफैक्ट क्योंकि हम 2022 के अंत तक आते आते काफ़ी स्ट्रेच कर चुके थे, ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया हमने। लगभग इस एक महीने के अंतराल में FIs ने 25,000 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में सेलिंग करी है। एक कंपैरिजन विद रेस्ट ऑफ एशिया में कुछ और मार्केट्स या फिर डायरेक्टली अगर आप देखें चाइना से किया जा रहा है, शायद उन मार्केट्स को ज्यादा अगर आप देखें फ्रूटफुल मान रहे हैं इंस्टीट्यूशंस। क्या ये सत्य है? क्या ये हो सकता है 2023 में कि ज्यादा पैसा उस तरफ जाए, थोड़ा हमारे यहाँ से एग्जिट हो, स्पेशली चाइना के रीओपनिंग के बाद? डेफिनेटली वीरेंद्र भाई, जो टेक्निकल पैसा है, जो शॉर्ट टर्म पैसा है, वो वैल्यूएशन के नजर से चलता है। वहां पे चाइनीज मार्केट हमसे आधे से ज्यादा सस्ती है। हम तकरीबन 20 के पीई पे ट्रेड होते हैं, वो 10 के पीई पे ट्रेड होती है। तो टेक्निकल शॉर्ट टर्म पैसा तो डेफिनेटली चाइना की तरफ जाएगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म पैसा है, जो लंबे समय की अवधि के लिए आता है, वह पैसा भारत की तरफ जरूर आएगा। आज चाइना में गवर्नेंस इश्यूज है, वहां की पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी भी काफी संदेह में है, और अभी उन्होंने रिटेलिएटरी स्टेप्स उठाए, जापानीज और कोरियन को चाइना में वीजा देने से मनाही कर दी। इससे पहले भी जब कनाडा में यूएई की CFO को अरेस्ट किया गया था, तब उन्होंने 2 कैनेडियन बिजनेसमैन को उठा के जेल में डाल दिया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे निवेशकों को चाइना की लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और लॉन्ग टर्म गवर्नेंस के ऊपर डाउट रहेगा। जब तक भारत अर्निंग्स ग्रोथ, गवर्नेंस और ग्रीन कमिटमेंट पे डिलीवर करता रहेगा, तब तक हम लॉन्ग टर्म फ्लोज में हिस्सा जरूर रखेंगे। मेरे हिसाब से अगर एक लाइन में इसकी समरी करनी है, शॉर्ट टर्म या टेक्निकल पैसा चाइना जाएगा, बट लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक पैसा भारत आएगा।